नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आप लोगों के पिछले काफी लंबे टाइम से बार बार कमेंट आ रहे थे कि बेनाम भाई ट्रक ड्राइवर की स्टोरी लेकर आओ, तो आज आपकी उसी फरमाइश को पूरा करते हुए मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से ट्रक ड्राइवर की एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक स्टोरी लेकर आ गया हूं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी पंजाब के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम कुलदीप है। कुलदीप पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलिए अब ये कहानी कुलदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और मैं पंजाब का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और आज जो मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आया हूं वो मेरे इसी ट्रक ड्राइवर वाले काम के दौरान मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक और डरावनी घटना की कहानी है। उस रात मैं बाल बाल अपनी जान बचाकर वहां से निकला था, वरना शायद मरने के बाद एक भटकती हुई आत्मा के रूप में मैं भी आज उन्हीं की टोली में शामिल हो चुका होता। दरअसल यह घटना आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं पंजाब से अपना ट्रक लेकर हरियाणा के लिए निकला था। सफर ज्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि रात का वक्त था तो ऐसे में मैं अपने ट्रक में को लेकर फिल्मी गाने चलाते हुए अपनी मस्ती में झूमता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस वक्त यही कोई 10 बजे के आसपास का टाइम हुआ होगा। अभी मैंने हरियाणा में प्रवेश किया था कि एक चौराहे पर जाकर ट्रक की आगे लगी हुई हेडलाइट के उजाले में मुझे सड़क किनारे बैठे हुए 2 छोटे छोटे बच्चे नजर आए। पहले तो उन बच्चों को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि इतने छोटे बच्चे इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार कहने लगा कि एक बार मुझे रुककर इनसे इस बारे में पूछना चाहिए। हो सकता है कि शायद ये दोनों बच्चे किसी प्रॉब्लम में हों। इसलिए मैंने जैसे ही उनके पास जाकर अपना ट्रक थोड़ा रोका और आवाज देकर उन बच्चों से पूछा, अरे बच्चों, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? ये सुनकर वे दोनों बच्चे सड़क किनारे बैठकर रोते रहे, लेकिन मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने फिर से उन्हें आवाज दी तो परंतु उन्होंने नहीं देखा। ऐसे में मैं सोचने लगा कि शायद ट्रक स्टार्ट होने की वजह से उसकी आवाज में वे दोनों सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में मैंने अपना ट्रक बंद किया और फिर उनकी तरफ आवाज देते हुए बोला, इस वक्त क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? मैंने देखा कि वे दोनों लड़के थे, जिनमें एक की उम्र 6 साल तो दूसरे की उम्र लगभग 4 साल के आसपास थी। अब मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये देखकर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़के कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। वैसे अगर मैं शहर में होता तो सोच लेता कि शायद कोई फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे होंगे, लेकिन इस वक्त मैं जिस इलाके से गुजर रहा था वहां आस-पास पर सिर्फ गांव ही गांव थे। ऐसे में मुझे थोड़ी चिंता हुई कि कहीं इन बच्चों के घर वालों के साथ या इनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है, या ये दोनों किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। मैं उनसे पूछे जा रहा था, लेकिन वे दोनों बच्चे रोते हुए मेरी तरफ देख रहे थे। उस वक्त उनकी हालत भी ऐसी ही थी। फटे पुराने कपड़े पहने थे, बाल भी पूरी तरह बिखरे हुए थे और रोने के कारण उनके गालों पर आंसुओं के निशान भी बन गए थे। अब ये देखकर मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और बिना सोचे समझे ही ट्रक में से नीचे उतरकर उनके पास जाकर बोला, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर बड़ा वाला लड़का रोते हुए बोला, मेरी मम्मी को बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम भी भूखे हैं। हम दोनों भाई यहाँ पर खाना मांगने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने हमें खाना ही नहीं दिया। बहुत भूख लगी है। ये सुनकर वो रोने लग गया। अब उनकी बात सुनकर मैं कुछ बोलता हूं उससे पहले ही वो लड़का फिर रोते हुए बोला, अगर मम्मी को खाना नहीं मिला तो हमारी बहन इस दुनिया में आने से पहले ही चली जाएगी। ये सुनकर मैं हैरानी के साथ बोला, बहन? तो वो लड़का बोला, हाँ, मेरी बहन। मेरी मम्मी कह रही थी कि कुछ दिनों में मेरी बहन भी आ जाएगी। ये सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि जरूर इनकी मम्मी प्रेग्नेंट है। ऐसे में मैं बोला, तो बेटा
तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो बड़ा वाला लड़का बोला, मेरे पापा हमारे साथ नहीं हैं। मेरी मम्मी कह रही थी कि वो हमें छोड़कर शहर में रहते हैं। जैसे ही उसने ये कहा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अब वो बच्चा रोते हुए बोला, अंकल, आप हमारी मदद करोगे? मेरी मम्मी को और मुझे खाना दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। ये सुनकर मेरा दिल पिघल गया और मैं बोला, कहाँ हैं तुम्हारी मम्मी? तो वो लड़का थोड़ी दूर अपने हाथ से इशारा करते हुए बोला, उधर हमारा घर है, यहां से थोड़ी दूर है। मेरी मम्मी वहीं पर हैं। आप हमें खाना दोगे ना? वो बड़ी मासूमियत के साथ बोला। तो मैं बोला, हाँ बेटा, क्यों नहीं। और मैंने जो अपने पास अपना खाना रखा हुआ था, कुछ स्नैक्स वगैरह भी थे, उन्हें लिया और उन्हें देते हुए बोला, ये लो। तभी बड़ा लड़का बोला, अंकल, आप भी हमारे साथ चलो ना। जब हम यहां पर आए थे तो उजाला हो रहा था, ऐसे में हमें आते हुए डर नहीं लगा, लेकिन अब जब वापस लौट कर जाएंगे तो हमें बहुत डर लगेगा। चारों तरफ अंधेरा हो गया है। ये कहते हुए वो रोने लगा और बोला, और अगर घर नहीं गए तो मम्मी को खाना कैसे मिलेगा? यहां पर भी हमें डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैंने भी सोच लिया कि छोटे दो मासूम बच्चे हैं, अपनी मां की तकलीफ देखी नहीं गई तो यहां पर खाना मांगने के लिए आ गए और अब अंधेरे में इन्हें डर लगता है। ये सोचकर मैं बोला, हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब मैंने पूरा खाने का जो थैला था वो अपने हाथ में लिया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, चलो। ये कहते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वे दोनों आगे आगे चल दिए, तो मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। हम अब सड़क से उतरकर सीधे ही खेतों में होकर चलने लगे थे। उस चांदनी रात में मैं उनके पीछे पीछे आगे बढ़ते जा रहा था। अभी मैं उन बच्चों के खेतों में होकर थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि अचानक जो छोटा सा बच्चा था वो किसी चीज से ठोकर खाकर नीचे गिर गया और रोने लगा। उसके रोने पर जो उसका बड़ा भाई था वो उसे हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रोते जा रहा था। ये देखकर मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि खेतों में होकर रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ था, तो ऐसे में रात के अंधेरे में उस बच्चे को चलने में परेशानी हो रही होगी। ये सोचकर मैंने उसे गोद में ले लिया था और दूसरे लड़के की तरफ देखकर बोला, चलो बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ने लगे तो मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा कि जो मेरी गोद में 4 साल का बच्चा था, मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे धीरे धीरे उसका वजन बढ़ते ही जा रहा है। जब गोद में लिया था तो मैं नॉर्मल बच्चों की तरह था और अब उसका वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ये देखकर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देख रहा था, और जो मेरे आगे बड़ा वाला लड़का चल रहा था वो भी कभी कभी पीछे मुड़कर मुझे अजीब तरह से देख रहा था। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं आगे बढ़ते ही गया। धीरे धीरे उस छोटे से बच्चे का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे गोद में उसे रख पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, जबकि वो देखने में काफी दुबला पतला बच्चा था। ऐसे में उसका वजन बढ़ना मुझे काफी हैरान कर रहा था। मैं बड़े वाले बच्चे की तरफ देखकर बोला, बेटा, कितनी दूर है तुम्हारा घर? तो वो सामने की तरफ हाथ करके बोला, बस अंकल, थोड़ी ही आगे हैं, जल्दी ही पहुंच जाएंगे, चलिए। ये कहते हुए वो बच्चा आगे चलने लगा, लेकिन अब उस छोटे बच्चे को लेकर चलना मेरे बस की बात नहीं थी। इसीलिए मैंने हड़बड़ाते हुए मैंने उसे नीचे उतार दिया। तो वो लड़का फिर रोने लग गया और रोते हुए बोला, मुझे आपकी गोद में आना है, मुझे आपकी गोद में ही रहना है। ये सोचकर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कभी सोचता कि शायद थका हुआ हूं, ऐसे में थोड़ी थकान हो गई, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे में वजन ज्यादा है, जबकि बच्चों में वजन ज्यादा कैसे हो सकता है। तो कभी कुछ सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने छोटे बच्चों में इतना वजन। ये सोचते हुए अब मैंने फिर से उस बच्चे को गोद में लिया तो देखा कि उसका वजन धीरे धीरे और बढ़ता गया। अब तो मेरा हाथ बहुत तेज दर्द करने लगा था। अब जैसे ही मैं उस बच्चे को अपनी गोद में से नीचे उतारना चाहता तो वो बच्चा तेज तेज आवाज में रोने लग जाता, तो मैं फिर से उसे गोद में रख लेता। अब मैं उन बच्चों के साथ चलते ही जा रहा था और जो बच्चा मेरी गोद में था वो बस मुस्कुराते हुए एकटक मेरी तरफ देखे जा रहा था। फिर जब मेरे लिए उसका बोझ उठाना काफी मुश्किल हो गया तो मैं कुछ बोलता उससे पहले ही बड़े वाला लड़का, जो बड़ा बच्चा था, उसने हाथ के इशारे से मुझे बताया, देखो अंकल, वो रहा हमारा घर। ये देखकर मैंने देखा कि खेत के बीचों बीच में एक टूटा फूटा सा घर बना हुआ था। एक कच्चा मिट्टी का बना हुआ घर था। उसके सामने घास फूस से बनी हुई एक झोपड़ी भी थी। अब ये देखकर मैं कुछ बोलता,
इससे पहले जो गोद में मेरे जो बच्चा था वो मेरी गोद में से ऊपर से ही कूद गया। उसे इस तरह कूदते देखकर मैं एक पल के लिए घबरा गया था, लेकिन वो नीचे कूदकर मम्मी ये कहते हुए अंदर भागकर चला गया। उस वक्त पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे आसपास में कोई है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था। मेरा सिर चकराने लगा था। मन कर रहा था कि वापस लौटकर चला जाऊं। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल की धड़कन अपने आप ही बढ़ने लगी थी। मुझे घबराहट सी होने लगी थी और मैं घबराते हुए उस घर की तरफ देखते ही जा रहा था कि तभी वो बड़ा लड़का मेरी तरफ देखकर बोला, अंकल, आप हमारे साथ यहां आए हो तो मेरी मम्मी से भी मिलकर जाइए ना। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो एक मासूम बच्चे का हाथ नहीं, किसी जानवर का हाथ है, क्योंकि उसके हाथ के चुभन मुझे महसूस होने लगी थी। तभी वो बच्चा बोला, चलो ना अंकल। ये कहते हुए मुझे लेकर अंदर गया। उसने उस मिट्टी के बने हुए कच्चे घर के सामने जाकर कहा, मम्मी देखो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। जब उसने आवाज लगाई तो एक औरत जो प्रेग्नेंट थी और लग रहा था कि कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है, वो बाहर आई। जैसे ही उसने मेरी तरफ घूरते हुए देखा तो एक पल के लिए मैं घबरा गया था। फिर वो मेरी तरफ देखने लगी और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। अब मैं बोला, ये आपके बच्चे मुझे मिले थे, सड़क पर आपके लिए खाना मांग रहे थे, तो मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूं। ये कहते हुए मैंने जैसे ही खाने का थैला उसकी तरफ बढ़ाया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो फटी पुरानी एक साड़ी पहने हुए थी। देखने में तो वैसे ही लगभग 26 साल की लग रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो बहुत भूखी है। उसकी आंखों में उसकी तकलीफ भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ में खाने का थैला लिया और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो आपने हम गरीबों पर दया करके खाना दिया। यह सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। उस वक्त सच बताऊं तो उन बच्चों की और उनकी मां के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे एक सुकून सा मिला था। जब मैं जाने लगा तो वो औरत बोली, साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। यह सुनकर मैं बोला, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो बोली, आप हमारे बच्चों के साथ रात के वक्त यहां आए हो, खाने के लिए भी हमें कुछ दिया है। एक अनजान होकर भी आपने हमारी इतनी मदद की है। इतनी मदद तो कोई किसी की नहीं करता। तो आप अगर हमारे यहां पानी पीकर जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे अब इस गरीब की झोपड़ी में तो कुछ नहीं है, बस पीने का पानी है जो मैं दे सकती हूं। आप कुछ देर बैठिए। वो अपनी झोपड़ी की तरफ इशारा करके बोली और मैं अभी आई। ये कहकर वो चली गई। अब वो बड़ा लड़का मुझे लेकर जो पास में झोपड़ी बनी हुई थी वहां पर चला गया और एक बिछी हुई चारपाई की तरफ इशारा किया। उस वक्त चांदनी रात में वो टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। अब मैं उस चारपाई पर जाकर बैठ गया। तभी दोनों लड़के भागते हुए फिर उस कच्चे घर में चले गए थे जहां पर उनकी मां थी। मैं अभी उस झोपड़ी में बैठा हुआ था और अंधेरे में इधर उधर देखने लगा तो पास में ही एक ढेर नजर आया। मैंने सोचा शायद सूखी लकड़ियों का ढेर होगा, खाना बनाने के लिए रखा होगा, इसलिए ज्यादा उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक मेरे ऊपर से पानी की बूंद जैसा कुछ गिरा। पहले तो मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब लगातार 2-3 बूंदें मेरे ऊपर गिरी तो मैंने ऊपर की तरफ देखा जहां से कुछ टपक रहा था। अब मैंने सोचा कि शायद मौसम खराब तो नहीं हो गया। वैसे भी इस झोपड़ी की छत काफी कमजोर है तो आसानी से बूंदें अंदर आ सकती हैं और मौसम खराब होने की वजह से शायद बूंदाबांदी शुरू हो गई हो, क्योंकि उस वक्त बरसात का भी मौसम था। तभी झोपड़ी में बैठे हुए ही मैं बाहर की तरफ देखने लगा तो मुझे हैरानी हुई कि आसमान में तो तारे निकले हुए थे, तो फिर ये मेरे ऊपर क्या टपक रहा है। ये सोचकर मैंने अपनी जेब में जो अपना मोबाइल था उसकी टॉर्च से जैसे ही अपने ऊपर जो बूंदें गिरी हुई थी उनकी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए कि मेरे ऊपर पानी की नहीं, खून की बूंदें गिरी हुई थी और लगातार झोपड़ी की छत से खून की बूंदें टपक रही थीं। अब ये देखकर मैं हैरान और परेशान सा हो गया। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च झोपड़ी में ऊपर की तरफ की तो जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कलेजा निकलकर बाहर आ जाएगा। मैं चिल्लाना चाहता था, परंतु जैसे मेरी चीख गले में ही दब कर रह गई थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक इंसान का कंकाल था, एक इंसान जिसे बुरी तरह नोचा गया था। वो उस झोपड़ी की छत में आधा तो नीचे की तरफ लटक रहा था
और आधा उस झोपड़ी की छत के बीचों बीच होकर ऊपर की तरफ था। ऐसे में उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही उसे किसी जानवर ने नोच कर खाया है, और इतनी बुरी तरह नोचा था कि वो एक कंकाल की तरह ही बचा था। ऐसे में मैं पहचान में भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया कि ये कैसे हो सकता है। तभी मेरी नजर उस झोपड़ी के ऊपर जो घास फूस का छप्पर बना था उसे पर पड़ी, जो घास फूस का नहीं बना था, आदमियों की हड्डियों से बनाया हुआ छप्पर था, और जिसके ऊपर उनके फटे पुराने कपड़े भी पड़े हुए थे। अब ये देखकर तो मैं थर थर कांपने लगा था कि ये मैं कहां पर आ गया। तभी पास में ही मेरी नजर गई जहां पर कुछ जानवरों की और इंसानों की हड्डी पड़ी हुई थी, जिन्हें मैं कुछ देर पहले यही ईंधन के लिए जो लकड़ी इकट्ठा करते हैं ये समझ रहा था, पर अब मोबाइल की टॉर्च की उजाले में साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका मेरी तरफ आया, तो उस हवा के झोंके के आते ही चारों तरफ बदबू ही बदबू फैल गई। इतनी भयंकर बदबू थी कि मेरा सांस लेना भी अब मुश्किल हो रहा था। ऐसे में मुझे समझ में आ गया कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। जरूर मैं कुछ बुरी शक्तियों की जाल में फंस गया हूं। ये सोचते हुए तभी मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आई, जो मेरी ही तरह एक ट्रक ड्राइवर था, जिसने मुझे इस हाईवे के बारे में बताया था कि यहां पर कुछ बुरी आत्माएं हैं। रास्ते में आते जाते लोगों को रात के वक्त परेशान करती हैं। किंतु मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था, और आज अपने आप को यहां देखकर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं यहां पर और रुका तो जिंदा नहीं बचूंगा। मेरे साथ एक छलावा हुआ है। ये सोचकर अब तो मैं वहां से भागना चाहता था कि तभी मुझे उस औरत और उसके बच्चे के आने की आहट सुनाई दी। तो मैं घबराते हुए समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। तभी वो औरत जैसे ही उन बच्चों के साथ मेरी तरफ आई तो मेरी नजर उसके पैरों की तरफ गई। जब मैंने उनके पैरों की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस औरत के पैर तो उल्टे थे। इसका मतलब ये जिंदा औरत नहीं, कोई चुड़ैल है। और वैसे मैंने सुना भी था कि अगर जो औरत मां बनने वाली हो और उसकी मौत हो जाए, फिर उसका क्रियाकर्म ठीक तरीके से नहीं किया जाए और उस औरत का चरित्र भी बुरा हो, तो वो औरत चुड़ैल बनती है। इसका मतलब ये औरत चुड़ैल है। ये सोचते ही जा रहा था कि तभी वो औरत मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ साहब? वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। अब मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अपनी आंखों के सामने उस चुड़ैल और उसके दोनों बच्चों को देखकर मेरे तो दिमाग ने काम करना वैसे ही बंद कर दिया था। अब मैं तो वहां से जल्दी से निकल जाना चाहता था। तभी उस औरत ने जो पानी का गिलास लेकर आई थी वो मेरे आगे किया और बोली, पानी पीजिए साहब। अब मैंने घबराते हुए उसे पानी की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस गिलास में पानी नहीं, खून था। ये देखकर मेरी तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी। मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर वो औरत बोली, क्या हुआ साहब, पानी नहीं पीना क्या? तो मैं हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोला, नहीं। ये सुनकर वो औरत फिर बोली, क्या? तो उस औरत की तरफ देखते हुए सोचने लगा कि अब क्या करूं। तभी कुछ सोचकर बोला, हाँ पीना है, लेकिन उससे पहले मैं टॉयलेट जाना चाहता हूं। तो वो औरत मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से घूरने लगी और फिर बोली, ठीक है साहब, चारों तरफ खेत ही खेत हैं, कहीं पर भी चले जाइए। अब ये सुनकर मैं वहां से उठा और हड़बड़ाते हुए उस झोपड़ी से निकल गया। वहां से निकलकर मैंने चारों तरफ देखा। जब वो चुड़ैल और उसके दोनों बेटे दिखाई नहीं दिए तो सोचने लगा कि ये सही मौका है भागने का। ये सोचते हुए मैं भागने लगा। अभी भागते हुए थोड़े आगे आया था कि अचानक वो 6 साल का बच्चा मेरे सामने आ गया। अचानक उसे इस तरह अपने सामने आते हुए देखकर मेरे पैर रुक गए। मैं सोचने लगा, इसे तो मैं पीछे छोड़कर आया था, ये आगे कैसे आ गया? तभी ध्यान आया कि ये जिंदा बच्चे नहीं, उस चुड़ैल के मरे हुए बच्चे हैं। अब मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था कि वो बच्चा अजीब तरह से घूरकर मेरी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ अंकल? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोला, कुछ नहीं। ये कहते हुए अब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा जो धीरे धीरे बड़ा ही डरावना लगने लगा था। अब गुस्से में चिल्लाते हुए वो बच्चा बोला, तो फिर आप कहां जा रहे हैं? ये कहते हुए उसकी आवाज काफी भयानक हो गई, जिसे सुनकर मैं डर गया। ऐसे में अब मुझे अपनी जान बचानी थी, इसलिए मैं वहां से खेतों में होकर जैसे ही भागने लगा तो वो बच्चा फिर मेरे सामने आ गया और बोला, कहां जा रहे हो अंकल? पानी तो पीकर जाओ।
ये कहते हुए उसकी आवाज काफी डरावनी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। वो फिर बोला, कहाँ जा रहे हो अंकल, पानी पीकर जाओ। ये सुनकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही मेरे पीछे तभी उस औरत की आवाज सुनाई दी, साहब पानी पीकर तो जाओ। ये सुनकर मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा तो वो औरत घूरकर मेरी तरफ देखने लगी और धीरे धीरे मुझे डरावनी लगी थी। अब मैं थर थर कांपने लगा। तभी वो औरत गुस्से में चिल्लाते हुए भयानक आवाज में, जैसे एक साथ में बहुत सारे लोग बोल रहे हों, मेरी तरफ देखते हुए बोली, पानी पीकर तो जाओ साहब। ये कहकर मेरे पास आई। उसके हाथ में खून से भरा हुआ एक गिलास था। अब घबराते हुए मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उस औरत ने घूरकर मेरी तरफ देखा और देखते ही देखते उसका पूरा रूप बदल गया था। वो बड़ी भयानक लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में मांस का और खून एक कतरा न हो और उसकी आंखें काफी डरावनी लाल कलर की हो गई थीं, जिनके नीचे काले काले गड्ढे थे। हाथ पैरों के नाखून काफी लंबे हो गए। इसके साथ में ही पूरे शरीर की त्वचा रूखी सूखी सी और जानवरों जैसी हो गई थी। धीरे धीरे उसका रंग बदलने लगा और वो पूरी तरह से काले रंग की हो गई। अब वो बड़ी ही डरावनी हो गई थी। बिल्कुल काली हड्डियों का ढांचा, जली कटी सी त्वचा, हाथों के नाखून काफी लंबे, अजीब सा चेहरा, इतनी भयानक कि उसे देखकर कोई भी डर कर अपनी जान दे दे। फिर वो गुस्से में मेरी तरफ घूर कर बोली, कहाँ पानी पीकर जाओ। जैसे ही उसने कहा तो ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग एक साथ डरावनी आवाज में बोल रहे हों। अब मैं थर थर कांपने लगा और भागने ही वाला था कि अचानक वो 4 साल का बच्चा भी रोते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। अब मेरे एक तरफ वो चुड़ैल थी, एक तरफ उसका बड़ा बेटा था तो एक तरफ छोटा बेटा था। ये देखकर मैं अपने आप से मन ही मन में बोला, हे भगवान, अब क्या करूं। मेरे तो दिलो दिमाग ने ही काम करना छोड़ दिया था। मन कर रहा था यहां से भागकर कहीं चला जाऊं, वरना ये मुझे जिंदा ही नोच नोच कर खा जाएंगे। लेकिन कैसे जाऊं? चारों तरफ से तो वे लोग घेरे हुए थे। फिर भी मैं मौका देखकर जैसे ही भागने लगा, मैंने पीछे मुड़कर भी एक बार उनकी तरफ नहीं देखा। परंतु तभी अचानक वो चुड़ैल मेरे आंखों के सामने आ गई। ये देखकर मैं घबरा गया और फिर से अब वहां से पूरी ताकत लगाकर भागने लगा तो वो चुड़ैल हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चलने लगी और जोर जोर से भयानक रूप से हंसने लगी। जैसे ही वो जोर जोर से भयानक रूप से हंसने लगी तो उसके दांत काफी लंबे हो गए, जिनसे खून टपकने लगा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और तभी अचानक हड़बड़ाते हुए किसी चीज से ठुकराकर नीचे गिर गया। अब मैं उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। ऐसे में जमीन पर पड़े हुए उस चुड़ैल की तरफ देख रहा था जो हवा में मेरे ऊपर लहराते हुए भयानक रूप से हंस रही थी। पूरी ताकत लगाकर मैं फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन जब उठ नहीं पाया तो पीछे की तरफ देखा तो वो 4 साल का बच्चा मेरे पैर को पकड़े हुए था और मेरी तरफ खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगा और अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस बच्चे से अपने पैर को नहीं छुड़ा पा रहा था। फिर वो बच्चा मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा और देखते ही देखते वो 4 साल का बच्चा भी एक हड्डियों के कंकाल में बदल गया और पूरी तरह उसका शरीर सफेद हो गया था। आंखें सफेद रंग की बड़ी डरावनी थी और शरीर जला कटा सा था। हाथों के नाखून काफी लंबे हो गए थे। मुझे देखकर वो तेज आवाज करते हुए हंसने लगा तो देखते ही देखते उसके दांत काफी भयानक हो गए थे। उसकी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी थी। ये देखकर मैं कुछ करता उससे पहले ही वो 6 साल का बच्चा मेरे सामने आ गया, जिसकी भी हालत उस छोटे वाले बच्चे की हालत की तरह ही थी। ये देखकर अब मैं जमीन पर पड़ा हुआ घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगा तो वे दोनों बच्चे मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। ये देखकर मैं फिर खड़े होकर जैसे ही भागने लगा तो अचानक वो छोटा बच्चा मेरे कंधों पर आकर बैठ गया और भयानक आवाज में बोला, अंकल, मुझे तो आपके साथ ही रहना है, मुझे आपकी गोद में रहना है। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगा था। अब उसका रोना मुझे काफी डरा रहा था। ऐसे में मैंने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उतर नहीं पा रहा था। उसका वजन काफी ज्यादा बढ़ गया था, जो मेरे लिए सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये देखकर मैं चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने शरीर पर वजन होने की वजह से भाग नहीं पा रहा था। तभी लड़खड़ाते हुए मैं नीचे जमीन पर गिर गया। अब मैं उठता उससे पहले ही वो चुड़ैल फिर मेरे सामने आ गई
और अजीब तरीके से अपनी मुंडी चारों तरफ घुमाते हुए फिर भयानक आवाज में बोली, कहा ना साहब पानी पीकर जाओ, पानी पीना है ना आपको तो पानी पीकर जाओ। ये सुनकर मैं घबराते हुए कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वो जो 6 साल का बच्चा था वो मेरे पैरों से लिपट गया और बोला, भूख लगी है अंकल, बहुत तेज भूख लगी है, दो ना कुछ खाने को दो। ये कहते हुए जोर जोर से रोने लगा। ये सुनकर घबराते हुए मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उस बच्चे ने अचानक अपने दांत मेरे पैर में गड़ा दिए तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो मेरा खून पीने लगा था। ये देखकर मैं दर्द से छटपटाते हुए चिल्लाने लगा और जैसे तैसे कर खड़ा हुआ, परंतु फिर भी वो बच्चा मेरे पैर से लिपटकर मेरा खून पीने की कोशिश करता रहा। तो मैंने एक पैर के झटका देकर उसे नीचे पटक दिया और जो अपने कंधों पर जो बच्चा था उसे भी एक तरफ झटक कर फेंक दिया और वहां से भागने लगा। ये देखकर वो तीनों माँ बेटे अजीब तरीके से गुस्से में चिल्लाने लगे। उनकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी और मैं अपनी जान बचाने के लिए घबराते हुए भागते जा रहा था। तभी वो चुड़ैल हवा में उल्टी लटकती हुई मेरे आगे आ गई है। उस वक्त उसे अपनी आंखों के सामने देखकर और उसका भयानक चेहरा देखकर तो मेरी चीख निकल गई। मैं अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाने लगा और दूसरी दिशा में भागने लगा तो वो भयानक हंसी हंसते हुए, कभी हवा में उल्टी लटकते हुए तो कभी मेरे साथ में हवा में तैरते हुए वो चुड़ैल भागने लगी। ये देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी वे दोनों छोटे बच्चे भी रोते हुए मेरे पीछे भागने लगे। तो मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा। वो दोनों हवा में लहराते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। अब तो मैं भागते भागते काफी थक गया था, लेकिन मुझे सड़क भी नजर नहीं आ रही थी। इन सब के बीच मेरा फोन तो पता नहीं कहां छूट गया। मुझे खुद होश नहीं था। चांदनी रात में दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात के अंधेरे में कहां आ गया हूं। वे दोनों बच्चे भी मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। तभी अचानक किसी के टॉर्च की एक तेज रोशनी हमारे ऊपर पड़ी और जैसे ही वो रोशनी पड़ी मैंने उस तरफ देखा। कोई हमारी तरफ भागते हुए आ रहा था। यह देखकर मैं कुछ बोलता कि तभी हाथ में एक लाठी लिए हुए एक बूढ़ा आदमी वहां पर आया। अब जैसे ही उस चुड़ैल ने और उसके बच्चों ने उन्हें देखा तो वे वहां से घबराते हुए, चीखते हुए काले धुएं में बदलकर वहां से न जाने कहां चले गए। उस वक्त मैं बहुत घायल हो चुका था। तो वो बूढ़ा आदमी भागते हुए मेरे पास आया और बोला, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन घबराहट की वजह से मैं तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं उठने की कोशिश कर रहा था तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे पकड़कर सहारा देकर खड़ा किया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, चलो बेटा मेरे साथ। ये कहते हुए मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। उस वक्त मुझे तो ये भी नहीं पता था मैं कहाँ हूँ और सड़क किस तरफ है जहां पर मैं अपना ट्रक खड़ा करके आया हूँ। उस वक्त तो घबराहट की वजह से दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। अब वो आदमी मुझे एक झोपड़ी में लेकर आया और सामने लगे हुए बिस्तर में जैसे ही मुझे लिटाया तो मुझे तो किसी चीज का होश नहीं रहा। मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। ऐसे में आंखें खोलकर घबराते हुए मैंने चारों तरफ देखा तो वो बूढ़ा आदमी मेरे पास में बैठा हुआ था। साधारण कपड़े पहने हुए वो आदमी मेरी तरफ देख रहा था। उस आदमी को देखकर मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। रात को जो कुछ मेरे साथ हुआ था वही बातें मुझे याद आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी। तभी वो आदमी मेरी तरफ देखकर बोला, अब कैसा लग रहा है बेटा? ये सुनकर हड़बड़ाते हुए बोला, मैं यहां। ये कहते हुए घबराहट की वजह से आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे जख्मों पर उस आदमी ने मरहम लगा दिया था। ये देखकर मैं कुछ बोलता कि वो आदमी बोला, कहाँ के रहने वाले हो? मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा और वैसे अभी आपको आराम की जरूरत है। कुछ देर आराम करो फिर चले जाना। ये सुनकर मुझे तो अभी रात की बात याद आने पर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैं घबराते हुए बोला, वे कौन थे मेरे साथ? हड़बड़ाते हुए आगे कुछ नहीं बोल सका। अब मेरी बात सुनकर मुझे घबराए हुए देखकर वो बूढ़ा आदमी बोला, वो चुड़ैल थी जो कभी पास के ही गांव की रहने वाली एक औरत थी। अपने पति के साथ और सास ससुर के साथ रहती थी, लेकिन शुरू से ही उसका व्यवहार काफी अजीब था। लोग कहते थे कि वो तंत्र मंत्र, जादू टोना करती हैं। किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी, हमेशा एक कमरे में ज्यादा बंद रहती थी। समय गुजरने के साथ वो 2 बच्चों की मां बन गई थी। उसका व्यवहार, उसके रहने का तरीका देखकर हर कोई उससे घबराता था। लोगों का कहना था कि अगर कोई उससे झगड़ा कर ले या दुश्मनी मोल ले ले
तो उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लग जाती हैं। वो इंसान कभी चैन से जी नहीं पाता। वैसे उस औरत की अपने ससुराल वालों के साथ बिल्कुल बनती नहीं थी। ऐसे में घर में शांति रहे इसलिए उसके पति उसे लेकर अलग रहने लग गए। लेकिन फिर भी आए दिन वो अपने सास ससुर से झगड़ा करती। इसके साथ में ही गांव के लोगों से भी बेवजह ही झगड़ा करने लगी। ऐसे में उसके पति को भी धीरे धीरे उससे नफरत होने लगी और बाहर काम धंधा करने की बोलकर उसका पति बाहर चला गया। अब मैं कभी कभार ही वापस लौट कर आता था। एक बार वो लौट कर आया और वापस चला गया। 2 महीने बाद वापस आया अपनी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये औरत तीसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। वैसे इसका पति बहुत अच्छा इंसान था, सबसे अच्छे से बातें करता था। उसका व्यवहार सभी के लिए बहुत अच्छा था, शांत स्वभाव का था। किंतु इस औरत ने उसका जीना हराम कर रखा था। बात बात पर उससे लड़ाई झगड़ा करती थी। ऐसे में वो बेचारा इन सब से तंग आकर बाहर काम धंधा करने चला गया था। यहां पर आता तो उसे 2 वक्त चैन की रोटी तक नहीं मिलती थी। आखिर अपनी तकलीफ किससे कहता, इसलिए अंदर ही अंदर घुटता था। और जब वो इसे डॉक्टर के दिखाने के लिए आया था, उस वक्त किसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस आदमी ने रात के अंधेरे में एक कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सुबह उसकी लाश उस कमरे में मिली, जिसे देखकर उसकी मां बेहोश हो गई। जैसे ही ये हुआ तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। अब हर कोई उस औरत को अपने पति की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। ऐसे में फिर उस औरत के ससुराल वालों ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। वैसे इसके दोनों बेटों को अपने साथ रखने की कोशिश की थी उन लोगों ने, लेकिन ये औरत उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लेकर आ गई थी। पहले ही उसे औरत को लोग तंत्र मंत्र करने वाली समझते थे। ऐसे में किसी ने भी उसे सहारा नहीं दिया। अपने मायके गई तो वहां पर भी उन लोगों ने उन्हें रहने नहीं दिया था, क्योंकि इसकी अपने भाई भाभी से नहीं बनती थी। फिर वो अपने बच्चों के साथ आकर खेत पर बनी हुई इस झोपड़ी में और इस छोटे से घर में रहने लगी थी। और इसके दोनों बेटों के बारे में सोचकर इसके ससुराल वालों ने इसे खेत पर रहने दिया कि कम से कम गांव में सब लोगों से दूर तो रहेगी। उस औरत को हर कोई डायन समझता था, इसलिए उसके डर की वजह से इस खेत की तरफ भी कोई नहीं आता था। और वो औरत अपने बच्चों को लेकर, जो ये पास में ही हाईवे जा रहा है, यहां पर भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी थी। ऐसे में वो वक्त आया जब वो कभी भी मां बन सकती थी। उसका 9वां महीना लग चुका था। एक दिन जब वो वहां भीख मांग रही थी तो किसी ने उन्हें भीख नहीं दी। बहुत ज्यादा उन्हें भूख लगी हुई थी और इस तरह वो इस उम्मीद में कि उसे कुछ खाने को मिल जाए या कुछ पैसे मिल जाएं, जिससे वो पास की दुकान से कुछ खरीद कर खा सके, अपने बच्चों को लेकर वहीं चौराहे पर बैठी रही। जब रात होने को आई तो वो औरत अपने दोनों बेटों के साथ सड़क पार कर रही थी कि अचानक सामने से आते हुए किसी साधन से वे लोग टकरा गए, जिससे तड़पते हुए मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अगले दिन उनकी लाश लोगों को दिखाई दी थी। अब उसके ससुराल वालों ने तो लाश को लेने से भी इनकार कर दिया। जब गांव के लोगों ने समझाया तो उन्होंने जैसे तैसे उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वैसे उस औरत की मौत का लोगों को दुख नहीं था, लेकिन उसके बच्चों की मौत का दुख था। अब गांव के लोगों को तो लगा था कि अब वो औरत अपने बच्चों के साथ मर चुकी है, लेकिन सच तो ये था कि उसकी आत्मा अपने बच्चों के साथ भटकने लगी। जिस खेत पर वो अपने बच्चों के साथ रहती थी, उस खेत की तरफ रात को अगर कोई अपने खेतों की रखवाली करने जाता तो वो औरत उसे अपनी तरफ अपनी काली जादू से खींच लेती और फिर उसे मौत के घाट उतार देती थी। उसकी लाश को नोच कर खा जाती थी और उसका पूरा खून पी जाती थी। पहले जब 1-2 घटनाएं हुई तो लोगों ने इसे एक हादसा समझा, क्योंकि अगले दिन लोगों की नोची हुई लाश खेतों पर मिलती थी। ऐसे में लोग अंदाजा लगाते कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम है, उनके इलाके में कोई जंगली जानवर आ गया है। परंतु जब धीरे धीरे ये घटना बढ़ने लगी तो उस तरफ जाने वाला जानवर भी गायब होने लगा और सब एक ही जगह उस झोपड़ी के पास मिलने लगे तो लोगों का शक यकीन में बदलने लगा। अब चारों तरफ डर फैल गया था, कोई भी उस तरफ जाने से डरने लगा था। दिन में भी लोग एक साथ में जाया करते थे, लेकिन दिन में ये घटना नहीं होती थी, सिर्फ रात को ही होती थी। अब गांव के लोगों का तो कहना है कि उस झोपड़ी में से दूर दूर तक चिल्लाने की, चीखने की आवाज सुनाई देती थी। वैसे वो चुड़ैल जिस वक्त मरी थी उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। ऐसे में मरने के बाद भी उसकी प्रेगनेंसी की वजह से
उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी और उसकी भूख शांत होने का नाम ही नहीं लेती थी, तो वो अपने दोनों बेटों को खाना मांगने के लिए सड़क पर भेज देती, जहां पर उनकी मासूम सूरत को देखकर उन पर दया करके कोई अगर उनके साथ यहां उन्हें घर तक लेकर आ जाता तो वे तीनों माँ बेटे उसे अपना शिकार बना लेते, उसे नोच नोच कर खा जाते, उसका पूरा खून पी जाते और फिर उसकी हड्डियों के कंकाल को वहीं अपनी झोपड़ी पर छोड़ देते थे। ऐसे में इस सड़क पर न जाने कितने लोग गायब हो चुके थे, जिनका कोई पता नहीं चला था, उनकी लाश तक नहीं मिली थी, और अगर कुछ लोगों की लाश मिली तो पहचान में नहीं आई कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से इस हाईवे के बारे में भी लोगों का डर फैल गया। लोग रात को यहां से गुजरने से पहले 1000 बार सोचने लगे और धीरे धीरे रात के वक्त लोगों ने गुजरना छोड़ दिया। बस कुछ लोग ही बहुत जरूरी होने पर इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, और जो कोई गुजरता है वो रास्ते में अपनी गाड़ी को नहीं रोकता है। वैसे लगता है बेटा तुम पहली बार रात के वक्त इस रास्ते से आए हो, जिसकी वजह से उस चुड़ैल और उसके बच्चों के छलावे में आ गए। तुम तो यहां मदद करने आए थे, लेकिन यहां पर तुम्हारी जान पर बन आई। उस बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखकर कहा। तो मैं कुछ नहीं बोल पाया, परंतु अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। फिर मैं घबराते हुए बोला, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं वहां हूं और आपने मेरी जान बचाई है? अगर आप नहीं होते तो वो चुड़ैल मुझे मारकर खा चुकी होती। मेरे घर वालों को तो मेरी लाश तक नहीं मिलती। मैं डरते हुए बोला और मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये सुनकर वो आदमी बोला, बेटा मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। आए दिन ये घटनाएं देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। वैसे मेरी तो शादी नहीं हुई थी। गांव के ही मंदिर में भगवान के यहाँ पूजा पाठ करके अपना गुजारा कर लेता हूं। आए दिन ऐसी घटनाएं होते देखकर मुझे तकलीफ होती थी। ऐसे में मेरे पास ही देवी लाठी है। ये कहते हुए उसने अपनी लाठी दिखाई, जिस पर एक पवित्र कलावा डोरा बंधा हुआ था। ये लाठी मुझे अपने दादाजी ने दी थी, जिससे मैं पूरी शक्तियों का मुकाबला कर सकता था। परंतु मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मैं उस चुड़ैल को इससे डरा सकता हूं। एक रात मैं अपने खेत पर आया हुआ था, तो किसी के चीखने की आवाज सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि आज फिर कोई इंसान उस चुड़ैल के छलावे में आ गया है। इसलिए भागते हुए उसे बचाने के लिए, बिना ये सोचे कि मेरी भी जान जा सकती है, मैं उस चुड़ैल की झोपड़ी की तरफ चला गया। वहां मैंने देखा कि वो डायन अपने बेटों के साथ किसी आदमी को मारने पर तुली हुई थी। जब मैं वहां पर पहुंचा तो उस आदमी को बचाने के लिए मैंने अपनी इस लाठी से उस चुड़ैल के ऊपर हमला किया, और जैसे ही इस लाठी ने उस चुड़ैल को छुआ तो उसके पूरे बदन में जैसे आग लग गई। वो तड़पने लग गई थी और उसकी चिल्लाने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। ये देखकर मैं खुद भी हैरान था। फिर वो अपने बेटों को लेकर घबराते हुए भाग गई। वैसे मेरे दादाजी कहते थे, ये लाठी हमेशा बुरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगी। उस वक्त जब मैंने उस चुड़ैल को भागते हुए देखा तो मुझे अपने दादाजी की बात याद आई। उस रात मैंने एक टेम्पो ड्राइवर को बचाया था। तभी से मैं अपने खेत पर यहीं पर रहने लग गया था और रात के वक्त आने वाले लोगों की जान बचाने की कोशिश करने लगा कि वे लोग उस चुड़ैल के चक्कर में ना आए। आज मैं अपनी झोपड़ी पर था। मेरा ध्यान हमेशा की तरह उस चुड़ैल की झोपड़ी की तरफ था कि आज कोई उस चुड़ैल के छलावे में ना आ जाए। तभी तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि आज फिर कोई उस चुड़ैल के छलावे में आ गया है और वो चुड़ैल उसे मार डालेगी। ये महसूस होते ही मैं तुम्हें बचाने के लिए भागते हुए वहां चला गया, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अगर मुझे कुछ देर और हो जाती तो वो चुड़ैल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती। ये कहते हुए उस बूढ़े बाबा ने सारी बात बताई। अब उनकी बात सुनकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तो वो बूढ़ा बाबा बोला, बेटा आज के बाद कभी भी इस रास्ते से होकर मत गुजरना, और अगर कभी इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा तो रास्ते में खास करके उस चौराहे पर कभी मत रुकना, और अगर रुक जाओ तो कभी भी अपना ट्रक, गाड़ी जो भी हो, उसमें से नीचे मत उतरना। अब मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर कुछ सोचकर मैंने कहा, बाबा सुबह का उजाला हो गया है, अब मुझे वापस लौटना है, मुझे जाना है। मेरी बात सुनकर और मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे आराम करने के लिए कहा, परंतु मैं अब एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था। ऐसे में वो बूढ़े बाबा मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर मेरे ट्रक तक आए, जहां एक तरफ मेरा ट्रक खड़ा हुआ था। अब मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया। वैसे मेरे शरीर पर उस चुड़ैल और उसके बच्चों के नोचने की वजह से कई सारी जख्म हो गए थे।
जिसकी वजह से मुझे ट्रक चलाने में परेशानी हो रही थी। लेकिन अब मैं जल्दी से जल्दी वहां से चले जाना चाहता था। इसलिए मैं अब हरियाणा के जिस शहर में आया था वहां न जाकर वापस अपने घर जाने के लिए रवाना हो गया। अब मैं तेज रफ्तार में ट्रक को दौड़ाते हुए जा रहा था। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। हर वक्त एक डर लग रहा था कि कहीं वो चुड़ैल वापस ना आ जाए। ऐसा लगता था जैसे वो चुड़ैल मेरे ही ट्रक में बैठी हुई है। कभी लगता था कि उसके बच्चे मेरे पास में बैठे हैं। घबराते हुए इधर उधर देखता, कुछ भी नजर नहीं आता था। एक एक पल मैंने कैसे गुजारा था मुझे पता है। जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो मुझे आए देखकर वे हैरान थे, क्योंकि मैं उनसे अपने काम की बोलकर गया था। वही मेरी हालत देखकर सब घर वाले घबरा गए और मुझसे पूछने लगे कि आखिर बात क्या हुई है, मेरी हालत ऐसी कैसे है, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या। लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर अपने घर वालों से यह कहकर कि मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं अपने कमरे में आ गया। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसकी वजह से बहुत डर गया था। वैसे अपने घर पहुंचते हुए मुझे शाम हो चुकी थी। मेरी माँ मेरे लिए खाना लेकर आई, लेकिन घबराहट की वजह से मैं एक निवाला तक नहीं खा पा रहा था। ऐसे में मुझे घबराते हुए देखकर उन्हें मेरी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और वो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन मेरे तो गले से जैसी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब उन लोगों को लग रहा था कि शायद मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा चोट आई है। सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, मुझसे बार बार पूछ रहे थे, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। ऐसे में मेरी हालत देखते हुए उन्हें लगा कि अभी पूछना ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझे आराम करने के लिए बोला और फिर मुझे अपने कमरे में सोने की बोलकर अपने कमरे में चले गए। अब अपने कमरे में अपने आप को अकेला देखकर मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। वैसे अक्सर मुझे लाइट बंद करके अंधेरे में सोने की आदत थी, लेकिन आज तो लाइट के उजाले में ही बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बड़ी हिम्मत करके मैं सोने के लिए लेट गया, परंतु जैसे ही आंखें बंद की तो मुझे वही सब कुछ याद आने लगा। तो मैंने घबराते हुए अपनी आंखें खोल ली। बहुत ज्यादा डर रहा था। ऐसे में भगवान का नाम लेते हुए फिर से सोने की कोशिश करने लगा और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। अब जैसे ही मुझे नींद आई, मुझे सपने में वही सब कुछ दिखाई देने लगा, तो मैं हड़बड़ाते हुए नींद से उठ गया। फिर कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, थोड़ा सा पानी पिया और फिर से सोने के लिए आंखें बंद कर ली। अभी मुझे नींद ही नहीं आई थी कि तभी मुझे अपने कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। तो जैसे ही मैंने देखा तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि मेरे कमरे का सामान अपने आप ही हवा में उड़ रहा था और फिर नीचे फर्श पर गिरकर टूट रहा था। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं घबराते हुए उस तरफ देख रहा था कि अचानक मुझे किसी के हंसने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। ये सुनकर मैं घबरा गया और मुझे समझ में आ गया था कि ये आवाज किसकी है। तो घबराते हुए जिस तरफ से आवाज आ रही थी वहां सामने अलमारी की तरफ नजर गई तो मैं थर थर कांपने लगा, क्योंकि वो चुड़ैल अपने दोनों बच्चों के साथ उस अलमारी के ऊपर बैठी हुई थी और वो तीनों ही मेरी तरफ देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। फिर देखते ही देखते वे हंसने लगे तो उनके दांत काफी ज्यादा भयानक हो गए, जिनसे खून टपक रहा था। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगा था और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे घर वाले आ गए, परंतु मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वे लोग घबराते हुए बार बार दरवाजा खटखटा रहे थे और मैं डर की वजह से दरवाजा नहीं खोल रहा था, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी कि अलमारी के सामने से गुजरकर दरवाजे तक जा सकूं। वही वो चुड़ैल अपने बच्चों के साथ खा जाने वाली नजरों से मुझे देख रही थी। वही अब मेरे घर वालों को यह चिंता होने लगी कि मेरे साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। ऐसे में दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे को तोड़ भी नहीं पा रहे थे और वे लोग बार बार चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। अब मैंने घबराते हुए उस चुड़ैल की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखा और फिर से उस चुड़ैल के पैरों की तरफ देखने लगा। मेरी नजर उसके पैरों की तरफ थी जो उल्टे थे। तभी वो चुड़ैल अपने बच्चों के साथ अलमारी पर से कूद नीचे आ गई। ये देखकर मेरी तो सांस ही जैसे गले में अटक गई थी। उसके बच्चे मेरे पास आकर भयानक आवाज में बोले, अंकल भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ये कहते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे तो मैं घबराते हुए वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे मेरा शरीर ही जकड़ गया था वही वो चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब तो मुझे लगने लगा कि आज की रात तो
ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं घबराते जा रहा था, लग रहा था जैसे अभी बेहोश हो जाऊंगा। तभी जो मेरे घर वाले दरवाजा खटखटा रहे थे। ऐसे में मेरे भाई ने मेरे घर वालों के साथ मिलकर दरवाजे के धक्के देकर जो अंदर की जो दरवाजे में सांकल लगी हुई थी उसे तोड़ दिया और अंदर आ गए। अब जैसे ही वे लोग अंदर आए तो वो चुड़ैल अपने बच्चों के साथ न जाने कहां गायब हो गई। इसके साथ में ही मुझे ये देखकर भी हैरानी हुई कि कमरे में जो टूटा हुआ सामान पड़ा था वो भी पलक झपकते ही, जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखकर फिर से फर्श पर देखा तो बिल्कुल ठीक हो गया था। जैसा मेरा कमरा पहले था वैसा ही अब मुझे नजर आ रहा था। सारा सामान सही सलामत अपनी जगह पर था। मैं ये देखकर घबराते हुए कुछ समझ नहीं पा रहा था और अपने बेड पर बैठा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब मेरे घर वाले मेरे पास आए तो उन्हें देखकर भी मैं चिल्लाने लगा था, क्योंकि मेरे तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी थी। साथ में ही मुझे हर तरफ उस चुड़ैल का छलावा नजर आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अब वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे नोच कर खा जाएगी। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। हर कोई मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं डर से घबराते हुए थर थर कांपते हुए चिल्ला रहा था और फिर घबराते हुए ही बेहोश हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर वालों के साथ था। मेरे घर वालों को देखकर ही लग रहा था कि वे लोग मेरी वजह से कितना ज्यादा तकलीफ में हैं, उन्हें मेरी कितनी ज्यादा चिंता है। शायद सारी रात मेरी चिंता में वे लोग सो भी नहीं पाए थे। उस वक्त अपने घर वालों के साथ होते हुए भी मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। अब मेरे घर वालों ने मुझे संभालने की, हिम्मत देने की, तसल्ली देने की कोशिश की। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो मैं घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोला, मुझे बचा लो माँ, वरना वो मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। जब बार बार यही कह रहा था तो उन लोगों को हैरानी होने लगी कि मैं ये कैसी बातें कर रहा हूं। अब मेरा भाई बोला, किसकी बात कर रहे हो भैया, कौन मार डालेगी आपको? तो मैं हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोला, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी मुझे, वो नोच कर खा जाएगी मुझे, मेरा खून पी जाएगी। अब मैंने ये कहा तो वे लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें मेरी बातों पर जैसे यकीन नहीं हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, और मैं घबराते हुए बस यही बोले जा रहा था कि वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। ऐसे में मेरे पापा कुछ सोच कर बोले, बेटा घबराओ मत, हम हैं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आराम करो, कोई नहीं मारेगी तुम्हें, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कहते हुए मेरे पास में वहीं पर बैठ गए। लेकिन अब तो मुझे सोते हुए भी डर लग रहा था। आंखें बंद करता तो वही सब कुछ दिखाई देने लगता। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने बहुत करीब से कई बार अपनी मौत को आते हुए देखा था। और मेरी उस तकलीफ को वही समझ सकता है जिसने कभी अपनी मौत को अपनी आंखों से अपनी बहुत करीब देखा हो। धीरे धीरे इसी तरह वो दिन भी गुजरने लगा था, परंतु मेरी घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब मेरी हालत देखकर मेरा भाई बोला कि कहीं भैया को किसी बात की टेंशन तो नहीं है जिसकी वजह से इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, हमें किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यह सुनकर मेरी मम्मी घबराते हुए बोली, नहीं, मुझे लगता है मेरे बेटे के ऊपर कोई साया है, जरूर किसी चुड़ैल की नजर मेरे बेटे के ऊपर पड़ी है, तभी तो वो इतना ज्यादा डर रहा है। ये सुनकर पापा बोले, कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वे लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मेरी माँ ने मेरे पास आकर मेरे सिर पर हाथ रखा तो मैं उनकी तरफ देखा और बड़ी हिम्मत करके बोला, माँ वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मेरा खून पी जाएगी, मुझे नोच कर खा जाएगी। मैंने देखा था वो मेरे कमरे में आई थी, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर मेरे घर वाले मेरी तरफ देखने लगे। मेरे पापा बोले, कौन चुड़ैल बेटा? तो अब मैंने बड़ी हिम्मत करके हड़बड़ाते हुए सारी बात जैसे ही घर वालों को बताई तो उनके तो होश उड़ गए। उनके लिए यकीन करना ही मुश्किल हो रहा था कि ऐसा कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, परंतु मेरी हालत देखकर फिर उन्हें यकीन हो गया। अब उन लोगों को मेरी चिंता सताने लगी थी। रात होने को आई थी, जिसकी वजह से मेरे घर वाले मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ रहे थे कि कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। सब मेरे पास में बैठे हुए थे। उसके साथ में ही मेरे पापा ने इस बारे में भी कई लोगों से बातें की।
इसलिए वे लोग मुझे सुबह कहीं पर ले जाना चाहते थे। रात को मेरे घर वाले जागे हुए थे और मैं उनके साथ में बैठा हुआ था। तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरे घर वालों को जैसे किसी बेहोशी की दवा का असर है। इस तरह से अपने आप ही उनकी पलक झपकने लगी। कोई कुछ समझ पाता तभी वे लोग बेहोश होकर गिर गए। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं कुछ समझ पाता हूं उससे पहले ही तभी अचानक मुझे अपने कमरे में तेज तेज हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज बड़ी ही भयानक आ रही थी। ऐसे में मैं समझ गया था कि ये वही चुड़ैल की आवाज है और आज तो पक्का मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सोचते हुए मैं थर थर कांपते पर जा रहा था। तभी वो चुड़ैल अपने दोनों बेटों के साथ वही भयानक हंसी हंसते हुए मुझे अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हुई दिखाई दी। ये देखकर मैं घबराने लगा था। फिर वो चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं अपने घर वालों की तरफ देखते हुए घबराते हुए उन्हें आवाज देने लगा था, लेकिन वे लोग मेरी जैसे आवाज ही नहीं सुन पा रहे थे। अब मैं वहां से उठना चाहता था, परंतु जैसे मेरे हाथ पैर जाम हो गए थे। तभी वो चुड़ैल अपने बच्चों के साथ मेरे पास आई और गुस्से में चिल्लाते हुए अपना हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया था कि तभी अचानक उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और दर्द में छटपटाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर देखते ही देखते काले धुएं में बदल गई। उसके साथ में उसके बच्चे भी काले धुएं में बदलकर वहां से चले गए। ये सब कुछ होता हुआ देखकर मैं काफी हैरान था कि आखिर हुआ क्या है। तभी मैंने अपने गले की तरफ देखा। मुझे तो होश नहीं था कि मेरे गले में एक धागा बांधा हुआ था जो मेरी माँ गुरुद्वारे से लेकर आई थी। और जब मैं दोपहर के वक्त सो रहा था तो उन्होंने ये सोचकर कि हे वाहे गुरु, मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर देना, चुपके से वो धागा मेरे गले में बांध दिया था कि मेरी रक्षा करें। और आज सच में मेरी माँ के आशीर्वाद के कारण, उस धागे के कारण मेरी जान बच गई थी। मैं कांपते जा रहा था। ऐसे में घबराहट की वजह से सारी रात नहीं सो पाया था। वही उस चुड़ैल के चिल्लाने की, हंसने की, रोने की भयानक आवाज में मुझे बार बार सुनाई देने लगी, क्योंकि वो हर तरीके से मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। अगर उसका बस चलता तो मुझे मार देती, लेकिन मेरे करीब ही नहीं आ पा रही थी। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजरने लगी। एक एक पल के गुजरने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सुबह जब मेरे घर वालों को होश आया तो वे घबराने लगे और उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी आंखें बंद कैसी हो गई थीं। तभी मुझे सही सलामत देखकर उन लोगों को थोड़ी तसल्ली हुई कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता। अब मैंने घबराते हुए सारी बात बताई तो उन्हें तो समझ में आ गया था कि उस चुड़ैल की काले जादू के असर से उन लोगों पर बेहोशी छा गई थी। वही मेरी माँ बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि आखिर उस धागे की वजह से मेरी जान तो बच गई थी। अब मेरे घर वाले और देर नहीं करना चाहते थे। मेरे पापा ने किसी से इस बारे में बातें की और वे लोग मुझे लेकर चले गए। लगभग आधा घंटे के सफर के बाद हम लोग एक गुरुद्वारे में पहुंचे। वहां उसके बाहर एक साधु संत जैसा, फकीर जैसा इंसान बैठा हुआ था जो सफेद कलर के कपड़े पहना था। सिर पर उसके पगड़ी थी, हाथ में कड़ा था, बिल्कुल सरदारों की तरह ही था जैसे पंजाबी और सरदार रहते हैं। मेरी तरफ देखकर उन्होंने पंजाबी भाषा में मुझे पास आकर बैठने के लिए कहा तो मैं अपने घर वालों के साथ वहां पर बैठ गया। अब मेरी मम्मी रोते हुए मेरे बारे में बताने लगी तो सारी बात जानकर तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ बोलने लगा और फिर आंखें खोलकर कहा कि उस चुड़ैल और उसके बच्चों ने इसके खून का स्वाद छक लिया है, इसलिए वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक वो इसे जान से मारकर इसका पूरा खून नहीं पी जाएगी, जब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। ये सुनकर मेरे घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए। मैं भी घबराने लगा था। तभी पापा और माँ ने जब उनसे मेरी जान बचाने के लिए कहा तो कुछ सोचकर वो बोले कि उस चुड़ैल को बलि देनी होगी, खासकर खून की। इसलिए इस बार जब वो चुड़ैल घर पर आए उससे पहले ही घर के दरवाजे पर अपना खून निकाल कर रख देना है, जिससे वो चुड़ैल आएगी अपने बच्चों के साथ, खून को छक कर वहां से चली जाएगी। ये कहते हुए उन्होंने हमें काफी बात समझाई और हम लोग फिर घर वापस आ गए थे। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। मेरी माँ रोई जा रही थी, पापा कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन हर पल उन्हें मेरी चिंता थी। मेरा भाई भी मेरे बारे में सोचकर बड़ी तकलीफ में था। वही अब किसी भी घर वाले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे अंदर से जरा सा खून निकालकर दरवाजे पर रख सके। मैं खुद भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था। फिर मेरे बारे में सोचकर मेरे भाई ने हिम्मत की और एक इंजेक्शन से मेरे हाथ में से थोड़ा सा खून निकाला और उस खून को एक छोटे से बर्तन में रखकर
दरवाजे के बाहर रख दिया। उस रात हम घबराते हुए सो नहीं पाए थे। तभी दरवाजे के बाहर से तेज तेज किसी के चलने की, किसी के पायलों की आवाज आने लगी थी। अब सभी घर वालों ने घबराते हुए खिड़की से बाहर देखा तो वो चुड़ैल अपने दोनों बेटों के साथ आ रही थी। वो घर के अंदर कदम रखती उससे पहले ही उस चुड़ैल को घर के दरवाजे पर वो खून दिखाई दे गया। तो वो देखते ही देखते अपने बेटों के साथ उस खून को जीभ से चाट गई। फिर जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने इधर उधर देखा और अंदर आने के लिए दरवाजे पर कदम रखा था कि अचानक जैसे उसके शरीर में एक जलन सी महसूस हुई। उसका शरीर जैसे जलने लगा था। अब तड़पते हुए चिल्लाने लगी थी। उसके बेटों का भी यही हाल था। और फिर देखते ही देखते वो अपने बेटों के साथ काले धुएं में बदलकर वहां से चली गई। उस रात ये सब कुछ होते हुए देखकर भी घर वाले बहुत घबरा गए थे। अगले दिन भी उन्हें यही डर सता रहा था कि कहीं वो चुड़ैल वापस ना आ जाए। परंतु जैसा उसे बूढ़े बाबा ने कहा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल फिर अपने बच्चों के साथ वापस लौटकर नहीं आई। शायद मेरा खून पीकर मेरा पीछा छोड़कर चली गई थी, या फिर जो कुछ उसे बाबा ने हमें बताया था, जिसके पास हम गुरुद्वारे में गए थे, उसके कहने अनुसार हमने जो घर के चारों तरफ कुछ मंत्र पूरे धागे रखे थे, उसकी वजह से उस चुड़ैल के शरीर में जलन हुई थी। शायद इसलिए घबराकर वो भाग गई थी, परंतु फिर लौटकर नहीं आई। अब इसी तरह कई दिन गुजर गए और बड़ी मुश्किल से मैंने इन सब से उबर पाया था। वैसे अब मैंने हमेशा के लिए ट्रक चलाना छोड़ दिया और अपने भाई के साथ एक परचून की दुकान में काम करने लगा। वहां रुपये चाहे थोड़ा कम मिलता था, लेकिन अब हर पल एक मौत का डर नहीं सताता था। मैंने आप लोगों को अपनी ये घटना इसलिए बताई है कि काफी बार हम ऐसे छलावे में आ जाते हैं। किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं मदद करने के कारण हम किसी छलावे में आकर अपनी जान न गवा दें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले भगवान सिंह राणा है नागपुर से, अंश हैं दिल्ली से, शांतनु हैं वेस्ट बंगाल से, मुन्ना यादव हैं उत्तर प्रदेश से, सावेज हैं भजनपुरा दिल्ली से, गणेश हैं सोलापुर महाराष्ट्र से, सरिता राणा हैं नेपाल से, गीतेश राठौड़ हैं उत्तर प्रदेश से, यास्मीन हैं कोलकाता से, सुमन संतोष हैं एमपी से, निशा राय हैं बेंगलुरु से, रुसदा अंसारी और रुबा अंसारी हैं उत्तर प्रदेश से, मुकेश गिरी हैं राजस्थान से, रुचि हैं बिहार से, कुंदन राणा हैं नागपुर से, नरेंद्र मलिक हैं सोनीपत से, विशाल हैं दिल्ली से, अनुज कुमार हैं बिहार से, ललन हैं बिहार से, सोनम गुप्ता हैं मुंबई से, अजय हैं रायबरेली से, राज हैं लखनऊ से, योगेश कुमार हैं यमुनानगर से, अरबाज शेख हैं आमेर फोर्ट जयपुर राजस्थान से, राजेश मिश्रा हैं शुक्लागंज से, कपिल यादव हैं यूपी से, मुकेश कुमार हैं बिहार से, एमडी हैंदर हैं बिहार से, आर्यन सेफी हैं दिल्ली से, सुल्तान मेहरा हैं सीकर राजस्थान से, हर्ष हैं दिल्ली से, अंश हैं दिल्ली से, हैंदर हैं बिहार से, संजय हैं उज्जैन से, अर्पणा गर्ग हैं बेंगलुरु से, श्रुति प्रजापत हैं मुंबई से, सोनिया सागर हैं यूपी से, देवेंद्र सिंह हैं अनूपगढ़ से, संजय कुमार हैं नेहरू नगर दिल्ली से, रेहान अंसारी हैं फरुखाबाद से, पप्पू अंसारी हैं बलिया से, कबीर हुंदल हैं पीलीभीत से, शिव और दीपिका हैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, शाहरे आलम हैं जयपुर राजस्थान से, दुर्गजन तांती हैं असम से, सोनिया सागर हैं यूपी से, मामला हैं वजीराबाद से, उमेश हैं नेपाल से, लालू प्रसाद यादव हैं मुंबई से, नितिन वर्मा हैं दिल्ली से, सुमन विश्वकर्मा हैं पीएम से, राम गुर्जर हैं इंदौर से, अमित शाह हैं फैसलाबाद से, उमर राजा हैं जयपुर राजस्थान से, महेश चंद्र शर्मा हैं बस्सी जयपुर से, जोटनाथ हैं बहादुरपुर से, यूएस तिवारी हैं प्रयागराज से, अशोक पाड़ेकर हैं मुंबई से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, गोविंदा घोष, सुष्मिता घोष और रुद्रादीप घोष हैं त्रिपुरा से, देवेंद्र चौधरी हैं सिद्ध से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, अली अहमद हैं लाहौर पाकिस्तान से, अर्जुन कुमार हैं सोनिया विहार दिल्ली से, संतोष हैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, जीके मोहन हैं अहमदाबाद गुजरात से, इमरान अहमद हैं बेंगलुरु से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से,
अनिल चौहान हैं अलीगढ़ से, हजवसा बासु मत्री हैं असम से, चेष्टा हैं जयपुर राजस्थान से, राजश्री हैं मुंबई से, राजेश हैं अंबेडकर नगर से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, लक्ष्य यादव हैं हरियाणा से, अवधेश कुमार हैं पटना से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, छोटे लाल कुमार हैं बिहार से, अमीशा डोंगरे हैं नागपुर से, महेश हैं बनारस से, जसप्रीत सिंह हैं मुख्तसर से, करण राणा हैं नेपाल से, रामकिशोर प्रजापत हैं भरतपुर राजस्थान से, संतु डांगी हैं रोलपा से, अभिषेक हैं सूरत से, अशोक कुशवाहा हैं शहडोल से, वीरेंद्र हैं उड़ीसा से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, विमल कुमार हैं बेंगलुरु से, शोभा हैं सिरसा हरियाणा से, राजकुमार बिस्ट हैं बिहार से, सरफराज हाशमी हैं उत्तर प्रदेश से, फैजान मंसूरी हैं जयपुर से, आलोक दास हैं कोलकाता से, दीपक सबोली हैं दिल्ली से, पीयूष वैष्णव हैं कोटा राजस्थान से, ज्योति मल्होत्रा हैं लुधियाना से, मुदासिर मस्तान हैं महाराष्ट्र से, प्रीतम हैं त्रिपुरा से, काजल रावत हैं, फिर सरफुद्दीन शेख हैं कोलकाता से, जेरी हैं जालंधर पंजाब से, अशोक वाघेला हैं कल्याण से, एंडी शर्मा हैं हिमाचल प्रदेश से, सैम खान हैं नोएडा से, टर्केश शर्मा हैं पंजाब से, रोहित बेरंगी हैं भोपाल से, सीनू रावत हैं, रामदास बंसवाल हैं उल्लासनगर से, दिव्यांशु टिग्गा हैं छत्तीसगढ़ से, पूजा गुरनानी हैं अजमेर राजस्थान से, मनीष पंडित हैं मुरादानगर से, जिलेदार हैं जौनपुर से, उमर फारूक हैं तेलंगाना से, मुनावर अली हैं बस्ती से, पूर्णचंद हैं बालोतरा राजस्थान से, मदन हैं इलाहाबाद से, जीवन गोस्वामी हैं पुणे से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, अजीत मौर्य हैं उत्तर प्रदेश से, भाई राजा हैं दिल्ली से, संतोष हैं नेपाल से, सफीक चौहान हैं मुंबई महाराष्ट्र से, कुलदीप हैं उत्तर प्रदेश से, इंजामामूल हैं असम से, संजय कुमार हैं नेहरू नगर दिल्ली से, अरविंद भाई, गीताबेन, राज रिंकल और दीप हैं राजकोट गुजरात से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर से, मंसूरा हैं यूके से, सुजीत राव हैं उत्तर प्रदेश से, कुंवर श्रीवास्तव हैं उत्तर प्रदेश से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, अली डिजास्टर हैं लाहौर पाकिस्तान से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, सिपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, मिस्टर महार अली हैं असम से, दिव्याम हैं अहमदाबाद से, प्रीति मानकपुरी हैं डोंडी से, शाहबाज खान हैं कानपुर से, गोपाल हैं बरेली से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, असलम खान हैं बिहार से, अल्पेश हैं गुजरात से, राधेश्याम राव हैं गुजरात से, आस्तिक थापा हैं हिमाचल प्रदेश से, वाई सोंग हजांग हैं किलिम्बोंग से, बसंत कुमार और मुस्कान हैं मध्य प्रदेश से, बरोजेंद्र हैं मणिपुर से, शिवम गुप्ता हैं दिल्ली से, करण मौर्य हैं शाहजहांपुर से, इमरान खान हैं झारखंड से, सुधीर कुमार यादव हैं छत्तीसगढ़ से, यूनुस मंसूरी हैं मध्य प्रदेश से, हरीश हैं रामगढ़ अलवर से, उमेश कुमार हैं यूएई से, मिथिलेश राजा हैं मचाली से, आरती कवंचे हैं एमपी से, उम्र हैं मुल्तान से, लक्ष्मण सिसोदिया हैं जोधपुर राजस्थान से, मुनासिब अली हैं रसूलपुर से, नदीम हांडा हैं पंजाब से, अशोक सिंह हैं राजस्थान से, ओम प्रकाश गुप्ता हैं उत्तर प्रदेश से, कैलाश गागड़े हैं पुणे महाराष्ट्र से, अकरम खान हैं अहमदाबाद से, ऋतु थापा हैं मीरठ से, विक्की वाल्मीकि हैं राजगढ़ से, दीपक पटेल हैं गुजरात से, अमन हैं कोलकाता से, पूरण हैं नेपाल से, अमन हैं कोलकाता से, राजेश सिद्धाना हैं अनूपगढ़ राजस्थान से, टूटन दे हैं नागालैंड से, हाकम सिंह हैं इटली से, मुस्ताक खान हैं मध्य प्रदेश से, भीम हैं महेंद्रनगर नेपाल से, प्रेम प्रकाश हैं छत्तीसगढ़ से, जयप्रकाश नारायण हैं सूरत गुजरात से, गुलशन हैं दिल्ली से, प्रदीप चौधरी हैं हरियाणा से और सबसे लास्ट में राजेश सिद्धाना हैं अनूपगढ़ राजस्थान से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।